हाय फ्रेंड्स, आज हम लेखांकन की बेसिक अवधारणा या सामान्य अवधारणा के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जिसे लेखांकन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में अकाउंटिंग कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। लेखांकन क्या होता है? लेखांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। लेखांकन क्या होती है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, जिसके तहत क्या होता है, किसी व्यवसाय की इकाई के जो आर्थिक व्यवहार होते हैं, इनको क्रमबद्ध और नियमबद्ध और व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाता है। तो आपसे 3 शब्दों में याद रखेंगे कौन-कौन से? हमारे तो क्रमबद्ध, एक नियमबद्ध और व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाता है हमारे क्या? जो हमारे आर्थिक व्यवहार होते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे कि लेखांकन क्या है? लेखांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी व्यावसायिक इकाई के आर्थिक व्यवहारों को क्रमबद्ध, नियमबद्ध और व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाता है। अब हम देखेंगे इनके शब्दों के बारे में। शब्दों के बारे में देखें लेखांकन के, तो लेखांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन-कौन से? लेखा प्लस अंकन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्थिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना, या आर्थिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना इसका मूल अर्थ होता है। इसे सामान्य भाषा में हिसाब-किताब रखना भी कहते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय के वित्तीय परिणामों, जैसे लाभ हो या हानि हो, और हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है, जैसे संपत्ति और दायित्व, मतलब जो व्यवसाय है उसके पास कितने एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, मतलब कितनी संपत्ति है और कितना दायित्व है। इन सब का पता करने के लिए हमारे लेखांकन का उपयोग किया जाता है। तो लेखांकन का यही उद्देश्य है। अब हम देखेंगे लेखांकन की विधियों के बारे में। लेखांकन किन किन विधियों के माध्यम से किया जाता है? व्यवसायिक प्रकृति, आकार और कानूनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कि कैसा व्यवसाय है, इसकी कैसी प्रकृति है, कैसा आकार है, कैसी कानूनी आवश्यकताएं हैं, इनको ध्यान में रखकर भारत में मुख्य रूप से 3 विधियां अपनाई जाती है, जिनमें से 2 प्रमुख विधियों का विवरण हम नीचे देखेंगे। नॉर्मली 3 विधियां होती है, लेकिन हम 2 के बारे में तो अभी देख लेते हैं। एक विधि आती है हमारी, कौन सी? दोहरा लेखा विधि। कौन सी विधि? दोहरा लेखा विधि, जिसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। दूसरी होती है हमारी इकहरा लेखा विधि। इकहरा लेखा विधि तो नॉर्मली आप समझते हैं कि जैसे छोटी-छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ पे क्या बड़े-बड़े अकाउंटेंट या बड़े-बड़े कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। वो क्या होता है, छोटी सी पुस्तिका लेते हैं और पुस्तिका के अंदर ही क्या सारे जो उनका दैनिक व्यवहार होते हैं, वित्तीय व्यवहार, उनको दर्ज करते हुए चलते हैं। तो वही हमारे एकांकन लेखा विधि होती है। और दोहरा लेखा विधि जो बड़े-बड़े उपक्रम होते हैं, बड़े-बड़े व्यवसाय कंपनियों के अंदर ये वाली विधि काम में आती है। तो इधर से देखना शुरू करते हैं इकहरा से। इकहरा में क्या होता है? द्विपक्षीय सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा जाता। कुछ लेन-देनों का लेखा होता है और कुछ का नहीं होता। कुछ को तो याद रखा जाता है और कुछ को दर्ज किया जाता है। जबकि दोहरा लेखा में क्या होता है? ये इस बात पे आधारित है, ये इस तथ्य पे आधारित है कि प्रत्येक लेन-देन के 2 पक्षों के, इस शब्द को आप याद रखेंगे, 2 पक्ष, इसीलिए इसे दोहरा लेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक लेन-देन के 2 पक्ष होंगे। एक को तो डेबिट और दूसरे को क्रेडिट कहेंगे। हर लेन-देन, जितने भी लेन-देन होंगे, उनका एक पक्ष तो डेबिट होगा और दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। इसलिए इसे द्विपक्षीय सिद्धांत कहते हैं। बात करें प्रकृति की। प्रकृति की बात करें तो दोहरा लेखा प्रणाली है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो यह एक पूर्ण, सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि होती है। आप इसे याद रखेंगे। जो दोहरा लेखा विधि है, ये क्या? पूर्ण, सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है, जिसके अपने निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। जो कि इकहरा लेखा प्रणाली की बात करें तो एक अपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लेखा व्यवहारों को याद रखा जाता है, सब कुछ लिखा नहीं जाता। साथ ही साथ क्या? अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक क्यों है? क्योंकि यदि व्यक्ति भूल जाएगा तो बात खत्म। तो अव्यवहारिक विधि है। इसके कोई औपचारिक सिद्धांत नहीं है। आप इसे याद रखेंगे, इकहरा लेखा विधि के कोई औपचारिक सिद्धांत नहीं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार इसका लेखा करता है। फिर लेखाओं का विस्तार की बात करें तो ये हमारे दोहरा लेखा प्रणाली में व्यक्तिगत, वास्तविक तथा अवास्तविक, मतलब नॉमिनल नॉमिनल समस्त खातों में नियमानुसार लेखा किया जाता है। 3 तरह के खाते हैं, एक तो व्यक्तिगत होता है, एक वास्तविक होता है, एक अवास्तविक। आगे हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। जबकि इकहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है? तो इसमें सामान्यतः केवल लेन-देनों के व्यक्तिगत पक्ष का ही लेखा-जोखा किया जाता है। किसका? व्यक्तिगत पक्ष का ही लेखा-जोखा किया जाता है। और रोकड़ को छोड़कर अन्य किसी पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। व्यक्तिगत जो लेन-देन होते हैं, साथ ही साथ रोकड़ है, ये तो हम क्या दर्ज कर लेते हैं, इसके अलावा किसी भी बात पर हम ध्यान नहीं देते इकहरा लेखा प्रणाली में। उपयोगिता की बात करें तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या वर्तमान पूरे विश्व में प्रचलित है, पूरी दुनिया में चलती है और बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वो दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाएं। जबकि इकहरा लेखा प्रणाली की बात करें तो ये सामान्यतः क्या बहुत छोटे वर्गों के द्वारा आवश्यकता के अनुसार मतलब सुविधा के अनुसार ही अपनाई जाती है। तो ये इकहरा लेखा प्रणाली क्या होती है? ये सामान्यतः बहुत छोटे-छोटे जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी वर्ग,
इनके द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार और सुविधा के अनुसार प्रयोग में ली जाती है। तो हमने दोहरा लेखा प्रणाली और इकारा लेखा प्रणाली में अंतर देख लिया। अब हम देखेंगे जो दोहरा लेखा पद्धति है, डबल एंट्री सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। बात करें इसकी तो ये लेखांकन की सबसे वैज्ञानिक और विश्वसनीय प्रणाली। अभी हमने अंतर में भी देख लिया था, साथ के साथ हम डिटेल में भी देख लेते हैं। तो ये लेखांकन की क्या सबसे वैज्ञानिक और विश्वसनीय प्रणाली है। इस प्रणाली के उद्भव और विकास की बात करें, जन्म की बात करें, तो इस प्रणाली का जन्म 500 वर्ष पूर्व इटली में हुआ था, इसलिए इसे इटालियन प्रणाली भी कहते हैं। किसने किस इसे इटालियन प्रणाली क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि 500 साल पहले लगभग इटली के अंदर इसका उद्भव हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत की गई थी। बात करें सिद्धांतों के वर्णन की, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के बारे में किसने बताया? लुकास पेसियोली ने सन 1494 में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स। इस पुस्तक में उन्होंने इस प्रणाली के सिद्धांतों का वर्णन किया था। इस पुस्तक में क्या किया था? जो हमारा दोहरा लेखा प्रणाली है, इसके सिद्धांतों का इन्होंने वर्णन किया था। अब हम देखेंगे, परीक्षा में कई बार सीधे-सीधे पूछ लिया जाता है, दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत हमारे 3 है। दोहरा लेखा पद्धति के 3 मूल सिद्धांत है। पहला सिद्धांत आता है कि प्रत्येक वित्तीय लेन-देनों के जितने भी सौदेबाजी की खरीद हो या बेचान हो, दोनों मामलों की बात करते हैं जिसमें 2 पक्षकार होंगे। आप ये याद रखेंगे, प्रत्येक वित्तीय व्यापार मतलब सौदे के 2 पक्षकार होंगे। मतलब प्रत्येक लेन-देन के 2 पक्ष होते हैं। एक तो लाभ प्राप्त करने वाला जिसे तो डेबिट कहा जाता है, दूसरा लाभ देने वाला जिसे क्रेडिट कहा जाता है। आप याद रखेंगे, एक लाभ देन प्राप्त करने वाला होता है, उसे तो डेबिट कहेंगे, दूसरा क्या होता है लाभ प्राप्त करने वाला उसे क्रेडिट कहेंगे। दूसरा सिद्धांत आता है हमारा दोनों पक्षों पर बराबर रूप से प्रभाव पड़ता है। मतलब प्रत्येक लेन-देन व्यवहार का दोनों पक्षों पर बराबर प्रभाव पड़ेगा कि मतलब जितना अमाउंट क्रेडिट होगा उतना ही अमाउंट डेबिट होगा। तभी ये हमारे जो मूल मिलान हो पाएगा हमारे दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर। तो दूसरा सिद्धांत दोनों पक्षों पर बराबर प्रभाव। तो प्रत्येक व्यवहार का क्या दोनों पक्षों पर बराबर प्रभाव पड़ता है। फिर विपरीत प्रभाव की बात करें तो प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव एक पक्ष के क्रेडिट और दूसरे पक्ष के डेबिट पर ही पड़ेगा। आप याद रखेंगे प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव क्या है? एक पक्ष की क्रेडिट तो दूसरे पक्ष के डेबिट पर पड़ेगा। अब दोनों बराबर होंगे तो 3 सिद्धांत हो गए कौन-कौन से? प्रत्येक वित्तीय व्यवहार के 2 पक्षकार होंगे, दूसरा दोनों पक्षों का पर बराबर रूप से प्रभाव पड़ेगा और तीसरा दोनों पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ेगा, मतलब एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अब परीक्षा में आ जाता है कई बार लेखांकन के नियमों के बारे में बताइए। तो लेखांकन के नियम कौन-कौन से हैं? तो लेखांकन के नियम जिन्हें सामान्यतः क्या सुनहरे नियम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार बने हुए हैं। बात करें इन नियमों की तो ये नियम ये बताते हैं कि किसी भी लेन-देन को जर्नल में दर्ज करते समय किस खाते को तो डेबिट किया जाए और किस खाते को क्रेडिट किया जाए, ये पता करने के लिए हमारे क्या जो गोल्डन रूल्स है तो उनको ध्यान में रख के इसका दर्ज किया जाता है। लेखांकन में खातों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। अब 3 कौन-कौन से खाते हैं? एक तो हमारा का व्यक्तिगत खाता जिसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, दूसरा वास्तविक खाता जिसे रियल अकाउंट कहते हैं, तीसरा अवास्तविक या नाम मात्र का खाता जिसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या होता है? इसको नियम है आप याद रखेंगे, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। व्यक्तिगत खाते की बात करें, जिसको राशि प्राप्त हो रही है तो पाने वाले को डेबिट करो और जो देने वाला है राशि उसको क्रेडिट करो। सिंपल सा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे राम को वेतन दिया तो राम पाने वाला है तो उसको डेबिट करो, तो पाने वाला कौन है? राम, इसलिए उसको क्या डेबिट कर दिया है। उदाहरण भी हमने साथ ही साथ देख लिया। दूसरे होते वास्तविक खाते या रियल अकाउंट, मतलब जो वस्तु या संपत्ति व्यापार में आए या जो वस्तु या फिर कोई संपत्ति है व्यापार में आए तो उसे डेबिट करो और जो वस्तु या संपत्ति व्यापार से चली जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्रेडिट करो। जैसे कि नगद में कोई मशीन ही खरीदी, कोई कंपनी ने क्या किया नगद में कोई मशीन खरीद ली, तो मशीनरी तो आती है तो मशीनरी को तो डेबिट करो और नगदी चली जाती है कि इसलिए नगदी को क्या क्रेडिट करो। तो ये वास्तविक खातों के लिए। और तीसरा अवास्तविक या फिर जो नॉमिनल अकाउंट्स है इनके लिए देखें तो जितने भी व्यय और हानियां है उसको तो डेबिट करो और सभी आय और लाभ होते हैं इनको क्रेडिट करो। तो मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लूजेस और क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स है। जैसे किराया दे दिया, किराया खर्चा हो गया तो उसको डेबिट करो, मतलब हानि हो गई मतलब खर्चा हो गया एक तरह से। दूसरा कमीशन मिल गया, कमीशन मतलब आय हो गई, तो उसको क्रेडिट करो। तो ये हमारे दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर 3 गोल्डन रूल्स है, आप इसे याद रखेंगे। इसी के आधार पर खाते 3 प्रकार के हैं, एक तो व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, दूसरा वास्तविक खाता रियल अकाउंट, तीसरा अवास्तविक खाता या नॉमिनल अकाउंट।
अब हम देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो दोहरा लेखा प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वैज्ञानिक और पूर्ण विधि है। क्या? पूर्ण विधि। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बाद। विशेषता का आधार पहला तो द्विपक्षीय प्रभाव, मतलब प्रत्येक लेन-देन में अनिवार्य रूप से 2 पक्षकार या 2 खाते प्रभावित होते हैं। एक को तो डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है, सिंपल सी बात है। दूसरा खाते के 2 पक्ष होते हैं, मतलब प्रत्येक खाते में भी 2 पक्ष होते हैं। एक तो डेबिट वाला और क्रेडिट वाला। डेबिट मतलब नाम पक्ष, क्रेडिट मतलब जमा पक्ष। लेन-देनों को इन्हीं दोनों पक्षों के बीच में लिखा जाता है। तीसरा समान और विपरीत प्रविष्टियाँ, मतलब प्रत्येक लेन-देन की प्रविष्टि 2 खातों में एक दूसरे के विपरीत पक्ष में की जाती है। मतलब एक को तो डेबिट करेंगे तो दूसरे को क्रेडिट, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत पक्ष में उनकी एंट्रियाँ होगी और दोनों पक्षों में समान राशि से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए तो लास्ट में जो ट्रायल बैलेंस है वो मिलना चाहिए। फिर खाता बही की प्रमुखता की बात करें तो खाता बही मतलब जो लेजर है, एक प्रमुख लेखा पुस्तिका होती है जिसमें व्यवसाय से संबंधित जितने भी व्यक्तिगत, वस्तुगत और आय व्यय के खाते खोले जाते हैं। जिसमें क्या व्यवसाय से संबंधित सारे के सारे सभी व्यक्तिगत, वस्तुगत और आय व्यय के खाते खोले जाते हैं। पांचवे के बाद तलपट के द्वारा जांच, मतलब ट्रायल बैलेंस की बात करें तो खाता बही में खोले गए जो खाते हैं उनके शेष निकाल करके तलपट तैयार किया जाता है। तो लास्ट में हम बैलेंस ट्रायल बैलेंस निकालते हैं कि भैया आखिर में देखें कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, कितना हमारा एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है। तो इन सबको तैयार करने के लिए ट्रायल बैलेंस पता होना जरूरी है, जिससे कि खातों के लेखों की जो शुद्धता की जांच की जाती है कि क्या हमने जितना भी हमारी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो लेन देन हुए हैं, उनकी सारी एंट्रियां कर दी गई है या फिर उसमें कोई दिक्कत है। तो दिक्कत के बारे में पता करने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस से तलपट तैयार करना जरूरी है। अब बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाओं के बारे में। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली ऐसा तो है नहीं कि आई और शुरू में सीधे दर्ज कर दी, ऐसा नहीं है। ये जो प्रणाली है ये 3 अवस्थाओं में काम करती है। कितनी? 3 अवस्थाओं में काम करती है। परीक्षा में आ जाता है। सबसे पहले आता है प्रारंभिक लेखा, कि जब भी कंपनी के पास पैसा आता है या पैसा जाता है, मतलब कोई भी लेन-देन होता है, तो लेन-देन का जैसे ही व्यवहार होता है तो उसे तुरंत जर्नल या फिर सहायक पुस्तिकाओं में नियमानुसार दर्ज कर लिया जाता है। कि तुरंत क्या किया जाता है, जैसे ही लेन-देन हुआ तो लेन-देन का प्रारंभिक लेखा किया जाता है। प्रारंभिक लेखा किसमें किया जाता है? जर्नल या फिर सहायक पुस्तिकों में उसका प्रारंभिक लेखा कर दिया जाता है। इसके लिए जो पुस्तकें काम आती है उसे जर्नल या सहायक पुस्तकें कहते हैं। अब पहला काम हो गया सहायक पुस्तकें या फिर जनरल में उसकी एंट्री हो गई। अब आता है उस दूसरा नंबर वर्गीकरण या खतौनी का। तो जो प्रारंभिक लेखे थे, उनमें से लेन-देनों को छाँट-छाँट कर क्या करेंगे, जो खाता बही होती है, लेजर, उनके खातों में लिखना शुरू कर देंगे। लेजर क्या है? अलग-अलग पुस्तिका होती है, कि जैसे हमारे अकाउंट्स की अलग होती है, जो हमारे सामानों की अलग होती है, वेतन की अलग होगी, तो ऐसे करके बहुत सारी हमारी लेजर्स होती है। तो हमने क्या किया, जो जनरल या सहायक पुस्तिका थी, वहाँ से हमने जो लेखे थे तो उनको निकाला और उनको छाँट-छाँट करके क्या किया, खाता बही या लेजर में लिखना शुरू कर दिया। और ये वर्गीकरण किया जाता है, इसी को खतौनी कहा जाता है। आप इसे ध्यान रखना को परीक्षा में आ जाए, खतौनी किसे कहते हैं? तो हम जो जर्नल में से सहायक पुस्तिका या फिर सहायक पुस्तिकाओं में से जो लिखे, उनको छाँट-छाँट करके अलग करके खाता बही में जो लिखते हैं, लेजर में लिखते हैं, इसी को खतौनी कहा जाता है। इसके लिए कौन-सी किताब काम आती है? खाता बही, मतलब जो प्रमुख लेखा पुस्तक होती है, वो। फिर सारांश या अंतिम खाते की बात करें, तो खाता बही के शेषों से तलपट मतलब जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और उनकी सहायता से क्या करते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और जो चिट्ठा है, जो हमारे बैलेंस शीट है, ये तैयार की। जैसे कहते हैं ना, तुम्हारा तो मेरा कच्चा चिट्ठा पता है। कच्चा चिट्ठा का मतलब हानि, लाभ, लायबिलिटी और हमारे एसेट, सारी जानकारी के बारे में पता होता है। किससे? बैलेंस शीट से। तो व्यक्ति के बारे में हो, किसी के बारे में, बैलेंस शीट एक ही बार में उसके बारे में पूरी जानकारी दे देती है। और इसके लिए जो पुस्तिका काम आती है वो तलपट या अंतिम खाते होते हैं। अब हम देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली या पद्धति थी, इसके लाभ और सीमाएं, मतलब इसकी कौन-कौन सी दिक्कतें हैं। सबसे पहले लाभ के बारे में देखते हैं। लाभ के बारे में देखें तो ये पूर्ण और वैज्ञानिक आधार है इसका, मतलब ये किस निश्चित सिद्धांतों पे आधारित होने की वजह से हिसाब पूर्ण और वैज्ञानिक रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने इस प्रणाली के अंतर्गत कोई एंट्री कर दी तो दूसरा उसके बारे में पता नहीं लगा सकता, दूसरा भी उसके बारे में पता लगा सकता। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक आधार पे लिखी जाती है। फिर आता विश्वसनीयता। तलपट के द्वारा पुस्तकों की शुद्धता की जांच होती है, जिससे ये प्रणाली क्या होती है, विश्वसनीय है, मतलब पूरी दुनिया में मानी जाती है। फिर वित्तीय जानकारी की बात करें तो लाभ हानि खाता, जिसे हमारा लाभ हानि या चिट्ठा जो आर्थिक स्थिति है, इसकी सही जानकारी के लिए हमें दोहरा लेखा प्रणाली काफी कारगर साबित हुई है। फिर वैज्ञानिक मान्यता की बात करें तो कंपनी अधिनियम जैसे कानूनों के द्वारा इसे वैधानिक मान्यता दी गई है कि कंपनियों को अपने लेखों की जो एंट्रियां हैं दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत ही करनी होगी।
अब बात करें इसकी कुछ कमियों के बारे में, जिसे दोष या सीमाएँ भी कहते हैं। पहली कमी आती है लेखों के छूट जाने पर प्रभाव नहीं, मतलब कोई एंट्री जो लेखकों में दर्ज करने से ही रह गई, मतलब भूल गए, उसका कभी पता नहीं चलेगा। यदि कोई लेन-देन प्रारंभिक लेखों की पुस्तिका में दर्ज ही नहीं किया, तो इस अशुद्धि का पता हमारे दोहरा लेखा प्रणाली में नहीं चलता। दूसरी, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। जो हमारी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ होती हैं, कंपेंसेशन जो एरर्स है, जैसे एक खाते में डेबिट का अंतर दूसरे खाते में क्रेडिट के अंतर के बराबर हो जाए, कि जैसे मान लीजिए कि आपको डेबिट 10,000 करना था, ठीक है? और आपने कितना कर दिया? 5,000 कर दिया। अब दूसरा कोई खाता था जिसमें आपको 5,000 क्रेडिट करना था और उसमें कितना कर दिया? 10,000 डेबिट कर दिया। तो जब एंट्री क्रॉस हो जाती है, मतलब इसकी जगह आपने ये कर दिया, इसकी जगह ये कर दिया, ठीक है? तो एक तरह से देखें, दोनों का 15-15 हज़ार हो गए। कितना? दोनों का 15-15 हज़ार हो गए, लेकिन मूल रूप से देखें तो दोनों एंट्रियाँ गलत थी। लेकिन इसके बारे में इसको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एंट्रियों की जो मूल्य है, राशि है, ये समान है। तो क्षतिपूरक अशुद्धियों में क्या होता है? क्षतिपूरक अशुद्धियाँ जैसे एक खाते में डेबिट का अंतर दूसरे खाते में क्रेडिट के अंतर के बराबर हो जाए। क्योंकि हमने देखा दोनों में अंतर 5-5 हज़ार का था और दोनों का अंतर बराबर हो जाता है, तो इसे खोज पाना बहुत ज़्यादा कठिन है कि ये अंतर कौन-सा है। फिर गलत खाते में खत होने की बात करें, गलत खाते के सही पक्ष में खतौनी करने पर भी गलती का पता नहीं चलता, कि जैसे मान लीजिए कोई पक्ष है, तो उस पक्ष में क्या है, खतौनी करते समय गलत एंट्री कर दी जाती है, तो उसका पता नहीं चलता। जैसे कि सोहन के खाते में से ₹1000 निकालने थे, निकाल किसके में से दिए? मोहन के खाते में से निकाल दिए। अब मोहन के खाते में से निकाल दिए तो पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ऐसे सेम सी चीज़ें होती है ना, तो उसका पता इससे नहीं चलता है। फिर खर्चीली विशिष्ट ज्ञान की बात करें, तो ये प्रणाली अन्य प्रणालियों के अपेक्षा क्या अधिक खर्चीली है। क्यों? क्योंकि इसके लिए योग्य प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। फिर वही बात आती है कि इसके अंदर बहुत सारे हमारे लेखों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे जो हमारे पेशेवर जो हमारे व्यक्ति होते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी पुस्तकों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी-बड़ी कंपनियों में ये काम आ सकती है, छोटी-छोटी जो हमारी दुकानें हैं, यहाँ ये काम नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि इसमें इनके द्वारा इतना लेन-देन किया ही नहीं जाता और इतना महँगा पड़ता है कि रखना, क्यों? क्योंकि 1-1 लाख रुपए लेते हैं जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं वो, और इतने उनकी तो आय ही नहीं होती कि वो रख सके। अब हम देखेंगे मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ, मिश्रित जनरल प्रविष्टि की बात करें जिसे कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने जैसे एक एंट्री होती है कि जैसे हमने 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए का एक जैसे मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए जैसे टब ले लिया, 1000 रुपए का टब ले लिया। तो ये तो एक ही एंट्री हुई कि हमने 1000 रुपए दिया और एक टब लिया। लेकिन कई बार क्या होता है हमने 1000 रुपए दिए और जैसे टब भी लिया, मग भी लिया, ठीक है? और हमारी तीसरी जैसे हमारे कुछ जैसे साबुन ले लिया, जैसे सोप ले लिया, ठीक है? तो ऐसे करके हम एक से ज़्यादा एंट्रियाँ करते हैं कि एक तरफ तो एक एंट्री होती है जैसे 1000 की और दूसरी तरफ उनमें एक से ज़्यादा एंट्रियाँ की। जब ऐसा लेखों के अंदर दर्ज किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ। क्या कहते हैं? मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ कहते हैं। तो मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ मतलब कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होती है? वो विशिष्ट होती है जब किसी एक व्यावसायिक लेन-देन या एक ही तिथि को होने वाले कई लेन-देनों से एक से ज़्यादा खाते प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 1000 रुपए दिए, लेकिन खातों की बात करें तो अलग-अलग खातों से पैसा सामान आया, जैसे कोई हमारे फर्नीचर से आ गया, कोई किसी से आ गया, कोई किसी से आ गया, तो अलग-अलग जब खाते प्रभावित होते हैं, तो मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ कहलाती हैं। और ये प्रविष्टि क्या कई साधारण जनरल प्रविष्टियों का एक संयोजन होती है। अब बात करें मिश्रित जनरल प्रविष्टि की कौन-कौन सी विशेषताएँ होती है। बात करें इसमें क्या एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट होते हैं या फिर डेबिट क्रेडिट दोनों में एक से ज़्यादा एंट्रियाँ हो सकती है। फिर इसमें क्या कई पंक्तियाँ होती हैं, एक पंक्ति के अंदर ये लेन-देन पूरा नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है सिद्धांत की कि खातों के डेबिट और क्रेडिट की संख्या बराबर नहीं होती इसके अंदर, जबकि होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर नहीं होती। लेकिन डेबिट की गई कुल राशि का योग हमेशा क्रेडिट की गई कुल राशि के योग के बराबर होना चाहिए। राशि का चक्कर पड़ता है, राशि सेम-सेम होनी चाहिए, लेकिन एंट्रियों में उनकी लाइनों की संख्या कोई ज़रूरी नहीं समान हो। लाइनों की संख्या बढ़ भी सकती है, डेबिट की बढ़ सकती है, क्रेडिट की बढ़ सकती है या फिर एक की सेम रहे, दूसरे की बढ़ सकती है। तो यही हमारी मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ कहलाती है। अब आता है हमारे एक आरएस मेंस 2024 के अंदर एक सवाल आया था, जिसकी बात करें जो मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ उनके बारे में। जो इसमें आप ये भी देख लेंगे कैसे-कैसे एंट्रियाँ की जाती हैं। जैसे कोई
किसी ने कहा कि बी को 20,000 रुपए का माल नगद और 10,000 रुपए का माल उधार बेचा। अब आपके लिए आए, इस सवाल की बात करें, सवाल कैसे आता है? सवाल ये बॉक्स है, ये सवाल का है। मतलब ये तो बॉक्स तो गलत बना दिया। क्यों? क्योंकि पूरा बॉक्स है ना ये, ये सवाल है और जवाब है आपका ये वाला बॉक्स कि इसको किस प्रकार एंट्री की जाएगी। सवाल आया था जैसे 2024 के अंदर कि बी को 20,000 रुपए का माल नगद और 10,000 रुपए का माल उधार बेचा। अब इधर तो हम लिखेंगे डेबिट खाता। क्या लिखेंगे? इधर तो डेबिट खाता, इधर लिखेंगे क्रेडिट खाता। इधर पैसे लिखेंगे। तो नगद खाते में हमने क्या किया? 20,000 रुपए लिख दिए। ठीक है? अब क्या करें कि 10,000 रुपए का माल उधार बेचा, कि जैसे 10,000 रुपए का माल उधार बेचा, ये हमने 10,000 20,000 दोनों लिख दिया। नगद खाते में 20,000 रुपए डेबिट और प्राप्य खाते में 10,000 रुपए डेबिट कर दिया। टोटल बिक्री खाता कितना हुआ? हमारा 30,000 का माल बिक गया। तो पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरा आता है बी के द्वारा 5,000 रुपए का माल लौटाया गया, जो हमने पहले देखी थी कि 10,000 रुपए उधार है, 20,000 का माल बेचा। अब उसने क्या किया? बी ने 5,000 का माल लौटा दिया। तो हम एक और खाता है जिसको डेबिट कर देंगे, बिक्री रिटर्न खाता। कितने का? 5,000 का। अब प्राप्य खाते की बात करें, 5,000 रुपए अब भी बकाया है। कितने? 5,000। क्यों? 10,000 बकाया थे पहले, अब 5,000 बकाया है। फिर 5,000 रुपए का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला, माल निकाला, तो आहरण खाता में ड्रॉइंग अकाउंट है उसको 5,000 कर देंगे और क्रय अकाउंट है उसको जो हमारे क्रेडिट कर देंगे। फिर ऑफिस काम के लिए 30,000 का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर की बात करें 30,000 का फर्नीचर के लिए डेबिट कर देंगे और जो कैश खाता है हमारा उसको 30,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो 5,000 रुपए का मूल्य का माल है वो आग से जल गया। तो आग से नुकसान की बात करें तो 5,000 रुपए को डेबिट कर देंगे, इन्वेंट्री खाता है उसको 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह परीक्षा में आते हैं तो आपको इस तरह की एंट्रियां बनानी होगी, तभी आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। अब हम देखेंगे लेखांकन की जो द्विपक्ष अवधारणा है उसके बारे में। कई बार आ जाता है कि लेखांकन की द्विपक्ष अवधारणा क्या है? वैसे तो दोहरा लेखा प्रणाली ही द्विपक्ष अवधारणा है। लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्ष अवधारणा का मतलब है कि प्रत्येक व्यावसायिक लेन-देन अनिवार्य रूप से 2 अलग-अलग खातों को प्रभावित करेगा। अब आपको जैसा सवाल वैसा जवाब देना है। ये प्रभाव क्या करते हैं? हमेशा समान और विपरीत होते हैं। ये परीक्षा इस बार भी आया हुआ था, जो 2025 की परीक्षा थी उसमें भी ये सवाल आया था, जिसमें क्या होता है कि ये अवधारणा मूल समेकन समीकरण को हमेशा संतुलित करती है। जैसे जितने भी संपत्तियां जैसे परीक्षा में पूछा जाए कि जो हमारी कंपनी है या व्यक्ति है उसके पास कितनी संपत्ति है, उसको कैसे चेक करेंगे? उसकी देयता और मालिक की इक्विटी इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो संपत्ति निकल के आती है कि मालिक की कितनी इक्विटी है और उसकी देयता कितनी है, तो उससे क्या निकल के आती है? संपत्ति निकल के आती है। उदाहरण के लिए देखें तो नगद में मशीनरी खरीदना, नगद में मशीनरी खरीदना मतलब मशीनरी खाता संपत्ति बढ़ता है तो इसको डेबिट करेंगे, नगद खाता को क्रेडिट करेंगे। तो 2 एंट्रियाँ हो गई इसके अंदर। एक तो मशीनरी खाता है जिससे हमारी क्या है? संपत्ति बढ़ रही है तो डेबिट कर देंगे उसको, और नगद का पैसा कम हो रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। मतलब एक संपत्ति बढ़ी और दूसरी संपत्ति घटी, मतलब समीकरण को हमने संतुलित कर दिया। तो बैंक से ऋण लेने की बात करें तो नगद खाता संपत्ति बढ़ता है तो उसे डेबिट कहते हैं, और ऋण देय खाता मतलब कि हमने कर्जा ले लिया तो इसे क्रेडिट बढ़ती है। समीकरण के दोनों पक्ष की बात करें तो संपत्ति और देयता समान राशि से बढ़े मतलब संतुलित हो गया हमारा समीकरण। तो इस तरह हमने देखा, तो इसे हम क्या कहते हैं? लेखांकन द्विपक्ष अवधारणा। अब हम देखें बहुत सारी जो वित्तीय अवधारणा है इसके अंतर्गत आती है की फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की, तो उसके बारे में देखिए। कई बार परीक्षा में आ जाता है तो आपको उसको बताना होगा। जैसे शुद्ध कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? शुद्ध कार्यशील पूंजी की बात करें तो शुद्ध कार्यशील पूंजी किसी भी कंपनी की मौजूदा संपत्तियां और मौजूदा देनदारियां होती है, उन दोनों के बीच का अंतर होता है क्या? शुद्ध कार्यशील पूंजी है। मतलब जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी उन दोनों को आपस में घटा दें तो जो निकल के आता है तो शुद्ध कार्यशील पूंजी निकल के आती है। मतलब शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर क्या होता है? मौजूदा संपत्तियां माइनस मौजूदा देनदारियां। अब इसके महत्व के बारे में बात करें तो ये कंपनी के अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य और तरलता के बारे में बताता है कि इसके पास कितनी लिक्विडिटी है और अभी इसकी वित्तीय स्वास्थ्य कैसा है। सकारात्मक यदि पूंजी कार्यशील पूंजी हो तो ये सुनिश्चित करती है कि कंपनी अपने वर्तमान खर्चों को पूरा करने और परिचालन को स्थायी रूप से विस्तारित करने में सक्षम है, कि कंपनी एक्सपेंड हो सकती है। फिर एक शब्द आता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं? परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये भी। इसका मतलब है परिचालन चक्र क्या होता है? एक वित्तीय मैट्रिक होता है। क्या होता है? एक वित्तीय मैट्रिक होता है जो किसी कंपनी के द्वारा कच्चा माल खरीदने और अंततः उसे उत्पाद के रूप में बेचकर नगद इकट्ठा करने में लगने वाले कुल समय को बताता है, कि वह कच्चा माल खरीदता है और उत्पाद को बना करके बेचकर नगद इकट्ठा करता है। तो इन दोनों के बीच में जो समय लगा वही हमारा ऑपरेटिंग साइकिल या परिचालन चक्र कहलाता है। अब इस समय को कैसे गिनेंगे? गणना का क्या तरीका है?
पहला तरीका आता है हमारे सामान की खरीद से शुरुआत होती है इसकी। फिर सामान का उत्पादन और भंडारण का समय गिना जाता है। फिर सामान को बेचने में लगने वाला समय और बिक्री से नकद इकट्ठा करने का समय गिना जाता है। तो इस तरह 4 पॉइंट्स के अंदर इसको गिना जाता है। पहला हमारा सामान की खरीद से इसकी शुरुआत होती है और बिक्री के नकद एकत्रीकरण करने के साथ ही इसकी समाप्ति हो जाती है और दोनों के बीच का समय क्या कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। बात करें इसके महत्व की, तो एक कंपनी की संसाधन प्रबंधन की कुशलता को दिखाता है। क्या? कि जो संसाधन प्रबंधन की कैसी कुशलता है कंपनी की, इसके बारे में बताता है कि सामान कच्चा माल खरीदने से लेके आखिर में उसका पूरा पैसा कितने समय में वो ले लेती है। एक छोटा यदि परिचालन चक्र हो, तो ये संकेत देता है कि कंपनी तेजी से नकदी उत्पन्न कर रही है। मतलब कम समय में कच्चा माल से वो नकदी उत्पन्न कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी तेजी से अच्छा कार्य कर रही है। फिर एक सवाल आता है कई बार परीक्षा में, रोजनामचा जनरल किसे कहते हैं? तो रोजनामचा लेखांकन प्रणाली की प्रारंभिक पुस्तक होती है जो हमने देख लिया था शुरू में, जिसमें क्या व्यावसायिक लेन-देनों का सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है। जिसमें बात करें पहले चरण के अंदर आती है ये, इसलिए इसे लेखांकन के पहले चरण में शामिल किया जाता है। इसे प्रारंभिक पुस्तक भी कहते हैं। इसे क्या प्रारंभिक लेखी की पुस्तक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। उद्देश्य की बात करें तो सभी लेन-देनों को घटित होने के तिथिवार क्रम में मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक ही स्थान पर लिखने के लिए इस पुस्तक का इस्तेमाल किया जाता है, रोजनामचा या जर्नल। कार्य की बात करते हैं इसमें लेन-देन को लिखने का कार्य क्या कहलाता है? जनरलाइजिंग या प्रविष्टि करना कहलाता है। आधार की बात करें तो ये क्या करता है? दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन-देन के डेबिट और क्रेडिट दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करता है। अब इसके महत्व की बात करें तो खाता बही में खतौनी करने का आधार ही क्या होता है? रोजनामचा होता है। मतलब इसी के आधार पे खाता बही में एंट्री की जाती है। फिर एक शब्द आता है हमारा बैलेंस शीट, ये मतलब स्थिति विवरण जिसे चिट्ठा भी कहते हैं, वो क्या होती है? स्थिति विवरण क्या होता है? किसी भी व्यवसाय की एक निश्चित तिथि मतलब अक्सर हम देखते हैं साल का अंत होता है ना, जैसे 31 मार्च, उसको क्या है उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है। कई कंपनियों के बारे में क्या है तिमाही होता है, किसी को वार्षिक होता है। तो वो एक निश्चित तिथि पर जो कंपनी है, तो कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है मतलब कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, इसके बारे में पता किया जाता है। तो चिट्ठा के माध्यम से किया जाता है। बात करें इसकी तो इससे हमें कौन-कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो संपत्ति, देनदारी और इक्विटी की जानकारी। तो ये क्या करता है व्यवसाय की कुल संपत्तियों, देनदारियों और मालिक की जो इक्विटी है, इसका विवरण देता है, उसके बारे में बताता है। फिर आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, तो ये व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य का पता लगाने और इसकी जो शोधन क्षमता मतलब सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी है, इसका मूल्यांकन करने में क्या है हितधारक होते हैं हमारे जो अंशधारक, ऋणदाता, निवेशक। ये जो हमारे हितधारक होते हैं, इनकी मदद करता है कौन? जो हमारा बैलेंस शीट है। और वो क्या तीसरा वित्तीय नीतियों और निर्णयों की जानकारी। तो ये क्या करता है व्यवसाय की पूंजी संरचना, निवेश की स्थिति और वित्तीय जोखिम है इनको दिखाता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने लेखांकन के जो आधारभूत नियम है उनके बारे में जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।